भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है। कोई चीज है, झूठ बोलना है तो झूठ का वो नैरेटिव सेट करती है कि गुंडा राज है, गुंडा राज है। आज देखिए ना गुंडा राज, आज देखिए आप गुंडा राज में लोगों को मार दिया जाता है। अब ये यूथ है, यूथ को चाहिए रोजगार, घर चलाने के लिए भैया। और बहुत हुआ है लोग, क्योंकि बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं, धर्म जात की बात अब सेकेंडरी हो गई है। जब इंसान का घर नहीं चलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। तो लोगों से मैंने बात किया हूँ कि भाई हम लोग बेहतर नानपारा के लिए क्या कर सकते हैं, 2-4-5 हजार लोगों को रोजगार हम कैसे दे सकते हैं, इसका रोड मैप हमें बताइए। और मैं मीडिया के सामने बताऊंगा लोगों को कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो मैं कैसे लोगों को रोजगार दूंगा। और मैं वादा करता हूं कि ज्यादा बहुत बड़ी तो हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे नेता का, हमारी पार्टी का, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, हम लोगों को मौका मिलता है तो नानपारा का एक मौके में ही मैं वादा करता हूं कि नानपारा का बिल्कुल स्थिति चेंज कर दूंगा। बड़ी दिक्कत है, वहाँ कोई स्वास्थ्य की ढंग की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कोई एक अच्छा डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ नानपारा विधानसभा 283 के समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार माननीय श्री डॉक्टर संतोष वर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद नागेंद्र जी। देखिए, जब क्षेत्र में हम सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, अगर वहाँ पर बीजेपी का विधायक, तो ये पूछते हैं कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी के विधायक को फाइट कर पाएगा या फिर उसको शिकस्त दे पाएगा। अगर वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है तो उससे पूछते हैं कि बीजेपी का कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो अगर मैदान में उतर जाए तो कहीं ना कहीं उस विधायक को दिक्कत पड़ेगी। तो हमने जब ये सारे क्वेश्चन जनता से पूछे, उनसे बात रखी कि वो कौन है, तो जनता से ये बात निकल कर आई। उन्होंने कहा कि शायद अगर डॉक्टर संतोष वर्मा जी को टिकट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो इस बार 2027 की विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि चुनकर जरूर विधानसभा में जाएंगे। तो इसलिए हमसे भी रहा नहीं गया, हमने आपके पास कॉल किया। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहीं ना कहीं टाल देते हैं, ठीक है भैया हम भाई बिजी हैं, आपका बाद में टाइम देंगे, या फिर भैया हमसे बाहर हैं, आपको टाइम देंगे। लेकिन आपने तत्काल कहा कि हम कल मिलेंगे, शाम को मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत इस चीज़ का धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, सवाल बहुत हैं, लेकिन उनसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हर एक चीज़ के पीछे लोगों का ये जरूर लोग जानना चाहते हैं कि जो नेता है हमारा, उसका राजनीतिक करियर क्या है, या फिर जिस नेता को हम चुनने जा रहे हैं या जो नेता हमारी पार्टी से आने जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको जरूर सूक्ष्म परिचय में। मेरा नाम डॉक्टर संतोष वर्मा है और वर्तमान में हम लोग प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी यूथ एक फ्रंटल है उसमें, उसके मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। और आपने राजनीतिक कैरियर की अगर बात की है तो हम लोग कई जनपदों में, कई विधानसभा के प्रभारी रह चुके हैं पूर्व में जी। जैसे अभी पिछले चुनाव में हम लोग प्रतापगढ़ में एक पट्टी विधानसभा पड़ती है, वहाँ का मैं प्रभारी रहा हूँ। चित्रकूट का मैं प्रभारी रहा हूँ, मैं हाथरस का प्रभारी रहा हूँ। तो कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो हम लोगों ने, पार्टी ने जहाँ जहाँ दायित्व दिया है, हम लोगों ने मजबूती के साथ वहाँ 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन रह के निभाया है। और इसके पूर्व में हम लोग जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है माननीय नीतीश कुमार जी की, हाँ जानते हैं, और हम लोग उसके यूथ के प्रदेश अध्यक्ष थे, काफी टाइम रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जब 2018 में हम लोग पार्टी ज्वाइन किए, समाजवादी पार्टी। एक प्यारा सा सवाल ये भी उठता है कि अभी आप डॉक्टर, यहाँ नानपारा में घर पड़ता है या फिर लखनऊ? नानपारा में। अच्छा, प्रॉपर नानपारा में आपको? ये मेरा घर है। अच्छा, ये आपका ये मेरा घर है जी। और क्योंकि हम लोग रहते कम थे, यहाँ कार्यालय है, बैठते उठते हैं। गांव हमारा पड़ता है जुमईपुरवा, गैया चौराहे के पास पड़ता है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। तो यही है, यही हम लोग पढ़े हैं। नानपारा में सरस्वती विद्या मंदिर पड़ती है, यहाँ पढ़े हैं। तो पैडिया में हम लोग पढ़े हैं, तो यहीं पे गैया चौराहा से ये कह लीजिए कि आप लोग क्षेत्रीय। हाँ, पूरा हम लोग बचपन पूरा यहीं बीता, इसी रास्तों पे बीता। एक सवाल लोगों के बीच में जरूर रहेगा कि एक डॉक्टर को राजनीति में क्यों आना पड़ा है? देखिए, अब बहुत अच्छा विषय आपने आज पूछा है खैर, और बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग ऐसा पूछते हैं। हम लोग बचपन में जब छोटे थे जी, तो देखते थे, अच्छा सेवा भाव हम लोगों से बचपन में है। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझसे कहता है कि भैया हमें ये मदद कर दीजिए या हमारी ये हेल्प कर दीजिए, कोई ऐसी चीज़ हो और नहीं कर पाते तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है अरे यार, मैं आज इस लायक होता तो काश मैं मदद करता जी। तो बचपन से ही मतलब हम लोग स्कूल जाते थे, मुझे याद है क्लास 5-6 में थे, और यहीं विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर पढ़ती है नानपारा में ही, यहीं पढ़ते थे। तो हम लोग जाते थे, पैसा रखे रहते थे। कई लोग, क्योंकि अब क्लास में बेचारे गरीब लोग भी पढ़ते हैं, सारे लोग साथ में पढ़ते हैं। तो जब हम लोग खाते थे तो मुझे ये लगता था कि यार और भी लोग हैं, देखो ये, क्योंकि इस तरीके से पैसा नहीं मिलता है, खा नहीं पाते हैं। तो मेरे जेब में जितना पैसा रहता था
मैं ईमानदारी से आपको बता दूं, जितना पैसा रहता था मैं सबको खिलाता था कि चलो आज खत्म हो जाएगा, कल देखा जाएगा, लेकिन आज चलो आओ सब लोग खा लो, मैं अकेले नहीं खाऊंगा। तो बचपन से जैसे हर इंसान का सपना रहता है मैं जो है ये बनूंगा, ये करूंगा, वैसे मुझे भी लगा कि जिंदगी में पहले तो हम लोग समाज सेवा का एक ऐसा पेशा चुनेंगे जिससे लोगों की मदद करेंगे। मैं डॉक्टर बना, आज लोगों की, आप विधानसभा में अब चलेंगे, सर्वे किए होंगे, बहुत मदद किया मैंने। मतलब शायद मैं कल विधायक भी हो जाऊं, एक आपके कैमरे के सामने कहता हूं कि विधायक होने के बावजूद भी मुझे सोचना पड़ेगा इतनी मेहनत करने में। मैं दिन रात इतना मेहनत किया हूँ, इतनी मदद की, और रात में कोई 2 बजे मुझे फोन कर दे, मैंने कभी नहीं पूछा कि भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं, मैं ये पूछता हूँ कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगा जब हम लोग जब डॉक्टर बने, क्योंकि अब मदद तो मैं अपने ही पैसे में कर सकता हूँ, तो मैं अपने पैसे में बहुत मदद किया लोगों की, बहुत मदद किया। फिर जब कई चीजें दिक्कतें आती हैं सामने, तो मुझे लगता है कि अगर जिस दिन हम जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा, उस दिन मैं एक एक समस्या चुन चुन के मैं खत्म करने के उस दिन मैं क्षमता में हो जाऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि ज्यादा बहुत बड़ी तो हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे नेता का, हमारी पार्टी का, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, हम लोगों को मौका मिलता है, तो नानपारा का एक मौके में ही मैं वादा करता हूं कि नानपारा का बिल्कुल स्थिति चेंज कर दूंगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था आप बात करेंगे, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, आप यहाँ जाएंगे सीएचसी पे तुरंत आपको रेफर कर दिया जाएगा। इधर आपका सीपुर पड़ता है, सीपुर में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ बाढ़ इलाका है, बाढ़ वहाँ आ जाती है, बड़ी दिक्कत है। वहाँ कोई स्वास्थ्य की ढंग की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कोई एक अच्छा डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है। इधर आपका ब्लॉक पड़ गया, ये रुपैडिया पड़ जाएगा, नवाबगंज हो गया। तो हम लोग सोचते हैं कि एक मौका मिले तो 2-3 चीजों पे हमें काम करना है इनिशियल में, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। शिक्षा में हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ 1 से 2 डिग्री कॉलेज हो जाए, कम से कम एक तो हो ही जाए, जो सेंटर में नानपारा पड़ता है, एक अच्छा डिग्री कॉलेज हो जाए, ताकि लोगों को 12 तो लखनऊ ना जाना पड़े डिग्री करने के लिए। इंटर कॉलेज 2-3 हो जाए, जैसे आपका एक सीपुर हो जाएगा, एक नवाबगंज हो जाएगा, तो नानपारा हाई है तो कवर हो जाएगा पूरा। तो एक स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो रोजगार अपने आप कहने के खोज लेगा। वो रोजगार के लिए हमने अभी बोला है कई लोगों से, जो हमारे साथी हैं, कई बड़े अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैंने बात किया हूं कि भाई हम लोग बेहतर नानपारा के लिए क्या कर सकते हैं, 2-4-5 हजार लोगों को रोजगार हम कैसे दे सकते हैं, इसका रोड मैप हमें बताइए। और मैं मीडिया के सामने बताऊंगा लोगों को कि अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो मैं कैसे लोगों को रोजगार दूंगा। 2000, 4000, 5000 जो भी रोजगार होगा मैं ऑन पेपर लोगों को बताऊंगा, और मैं वादा करके जाऊंगा कि इस रोजगार में इतने लोगों को मैं रोजगार दूंगा, और इसके थ्रू दूंगा। भाई अभी मैं आपको हवा में बता दूं कि मैं 10,000 लोगों को रोजगार दूंगा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन जिस दिन मैं आपको ऑन पेपर दूंगा कि हेल्थ सेक्टर में मैं 1000 लोगों को लगाऊंगा रोजगार, इस तरीके से हर कई छोटे जो डिप्लोमा हैं, डिप्लोमा के थ्रू उनको हम लोग जो है प्रशिक्षित करेंगे, उसके थ्रू लोगों को रोजगार देंगे। तो मेरा मानना है कि अभी यूथ है, यूथ को चाहिए रोजगार घर चलाने के लिए भैया। और बहुत हुआ है लोग, क्योंकि बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं, धर्म जात की बात अब सेकेंडरी हो गई है। जब इंसान का घर नहीं चलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। अच्छा, अभी कल के डेट में संसद में एक सनातन को अपमान करने का एक नाटक रचा गया, आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। क्या लगता है कि हर बार आपकी पार्टी के द्वारा, या फिर कह लें कि आपके जितने भी गठबंधन हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं सनातन को ठेस पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सनातन का ठोस, क्योंकि हम लोगों से बड़ा कोई सनातनी नहीं है जी। कल के डेट में आपको मैं बता दूं, जो कांवड़ यात्री आते हैं हमारे यहाँ विधानसभा में, कल की डेट में मैंने 5000 लोगों की व्यवस्था किया है। आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, हमारे विधानसभा के सभी साथी देखेंगे, कल की डेट में मैंने व्यवस्था किया है। और हम लोग समय समय पे, जितना भी अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक विशाल भंडारा का आयोजन कराया था, तो कोई सनातनी हमसे बड़ा, कोई सनातनी हम लोगों से बड़ा नहीं है। लेकिन ध्यान देना है आपको कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जब चंदा की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, तो उस पर जवाब क्यों नहीं देती है?
आप कहीं आप अभी देख सकते हैं वहाँ किसी को कोई मजबूती के कोई आप देख सकते हैं कि कोई जवाबदेही नहीं है। वहाँ पे जांच चल रही, सब उसी में लीपा पोती हो रही है। तो हर आदमी, हमारे नेता धर्म का सम्मान करते हैं। अभी हमारे नेता ने, आपने देखा होगा, सईफई में एक भव्य भगवान शिव की मूर्ति बनवाई है। जी, मंदिर बना हुआ, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है जी। कभी जाएंगे आप देखेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की इतनी बेहतरीन मंदिर नहीं होगी। जिस दिन वो बन के स्टार्ट होगी आप जाएंगे देखेंगे। तो ये सब चीजें विपक्ष का एक बहाना है, कहना है, सॉरी सत्ता का है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिर्फ मतलब बेवकूफ बना रही है, आप समझ सकते हैं। धर्म के नाम पे कोई हम लोगों से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। एक प्यारा सवाल है कि पार्टी क्या देखे आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी में जरूर कोई देखती है या फिर वो कोई ऐसा समीकरण जरूर देखती है कि अगर मैं पार्टी से इनको टिकट दे रहा हूँ तो ये हमें उस विधानसभा में सफलता देंगे। आप, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा है जी कि माननीय जी आप लोकल स्तर पे सर्वे करा लीजिएगा। अगर उस सर्वे के खांचे में मैं फिट बैठता हूँगा तो आप मुझे लड़ा दीजिएगा, अन्यथा आप जिसको टिकट देंगे हम लोग मदद कर देंगे। हम लोगों ने काम किया है, मतलब हम लोग खुला कहते हैं कि हम लोगों ने काम किया और जमीन पे काम किया। हमने वहाँ, जब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ उन लोगों के लिए काम किया हूँ कि आज तक उस गांव में मतलब 20 साल से ना कोई विधायक गया है, ना कोई उनके गांव में नेता गया है। हम लोगों ने वहाँ लोगों से एड्रेस किया है, वहाँ के लोगों का मैंने काम किया है। तो मुझे इस चीज़ का भरोसा है कि लोग मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जी, अक्षय साहू जी से आप मिले जी तकरीबन कितनी बार? अब ऐसे तो नहीं पता, बहुत बार हम लोग मिले हैं, मुझे लगता है लगभग 50 बार मिले होंगे। अच्छा, उनकी कोई ऐसी खास बात जो आपको हर एक डिमोटिवेशन पे आपको मोटिवेशन देती है? अगर ऐसी बात करेंगे 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो मैं ये बात करूंगा कि मैं पहला नेता मैं ऐसा देखा हूं, जहां तक मैंने देखा है जी, जिसके अंदर पहचानने की क्षमता इतनी ज्यादा है, बहुत है भैया। मतलब ये दावे के साथ कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के जैसा कोई नेता नहीं है। आप एक बार मिल लीजिए, 2 बार मिल लीजिए, तीसरी बार आपसे वो खुद ही कहेंगे अरे नागेंद्र जी आ जाइए। तो क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, इतना बहुत बड़ा है देश में, अगर देखेंगे इतना सबसे बड़ा प्रदेश है अपना। प्रदेश से बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो भी इंसान 1 से 2 बार उनसे मिलता है तो डायरेक्ट आ जाइए। हम लोग कभी भी हजारों लोगों के सामने चले जाते हैं, अगर उन्होंने उनकी नजर पड़ गई, अगर उनकी मेरे पे नजर पड़ गई, आइए डॉक्टर साहब आइए, तो बस हम लोगों का बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाता है कि चलिए हमारा नेता हम लोगों को पूरी तरीके से एड्रेस कर रहा है। हमारे अभी मैं लास्ट टाइम मिला तो उन्होंने जानकारी दिया कि बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे जानकारी मिली है, बहुत मेहनत कर रहे हो। और हम लोगों को क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा नेता अगर हमारी मेहनत की सराहना कर दे रहा है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी जो कि उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उनकी कोई ऐसी छवि जो आपको अखिलेश जी में बिल्कुल फिट बैठती है कि हाँ वो बात इनमें पूरी तरीके से दिख रही है? कि बातें कई होती है लेकिन एक पर्सनल बात कोई लगती है आपको कि हाँ इस चीज में फिर जी। हमें नेताजी दिखते हैं? 2-3 चीजें, जैसे मैं अभी लोगों की हेल्प की बात करूं कि जैसे नेताजी थे, कोई गरीब आदमी चला जाए और उनके वहां तक पहुंच जाए बस, उसके बाद वो फिर देख लो क्या मामला है, उनको पैसे से मदद करना। आज भी सोचिए हम लोग जो है 2017 के बाद विपक्ष में हैं जी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा पार्टी कार्यालय से आज भी लगभग 5 से 10 लाख रुपए डेली बांटा जाता है। किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के बच्चा एक्सपायर हो गया है, किसी को इलाज कराना है, तो हमारा नेता लोगों की मदद बहुत करता है। बहुत हमारे नेता मदद करते हैं लोगों की। मैं तो देखता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष में हो के इतनी मदद कर देते हैं, ऊपर वाले से हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे नेता एक बार सरकार में आएंगे, फिर गरीबों की जो मदद करेंगे वो एक मिसाल कायम होगा। अभी वर्तमान सरकार आपकी, पिछली बार 2012 में 12 से लेकर 17 तक आपकी सरकार थी, तो उस पर आरोप लगाती है कि आपकी सरकार में जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं। क्या आपको लगता है ये बात फिट बैठती है? नहीं बैठती? ये बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। आप देख सकते हैं, आप कोई जो भी अभी सरकार की ही जो रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में
इतनी ज़्यादा लूट घसोट की जा रही है, इतना भ्रष्टाचार है, चाहे जिसको महिलाओं को प्रताड़ना, कोई भी रेशियो आप उठा के देख लेंगे, ये सब आज की तरह अगर पहले से भी आप कंपेयर करेंगे आज के टाइम में इस सरकार में उससे कई गुना ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है। कोई चीज़ है, झूठ बोलना है तो झूठ का वो नैरेटिव सेट करती है कि गुंडा राज है, गुंडा राज है। अरे आज देखिए ना गुंडा राज, आज देखिए आप गुंडा राज, दिन में लोगों को मार दिया जाता है, तो ये गुंडा राज नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी उसका काम ही लोगों को झूठ बहलाना फुसलाना, लोगों को झूठ बता के लोगों को बहलाया जाता है। अच्छा, आपको मतलब करीबन ऐसी 5 समस्याएं बताइए जो आपको प्रॉपर दिख रही हो कि ये नानपारा विधानसभा में अगर ये ठीक हो जाए तो कहीं ना कहीं एक नानपारा विधानसभा की छवि ऊपरी स्टेट में अच्छी जाएगी। सही कह रहे हैं आप। देखिए 2-3 चीज़ें हैं नानपारा में जो हमारा प्लान है। अगर हमारे नेता हमारी पार्टी ने मौका दिया, एक तो मैं चाहता हूं कि कोई अच्छी बड़ी सी इंडस्ट्री यहाँ लगे। जब इंडस्ट्री बड़ी लगेगी तो एक नो डाउट कि जब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होगी, जब चीज़ें बाहर जाएंगी तो कहीं ना कहीं हर चीज़ें दिखती हैं। कहाँ से आया? बहराइच से आया। बहराइच में कहाँ से? नानपारा में ये चीज़ बनता है। यहाँ टैग लगा होता है कि भाई यस भैया सही कह रहे हैं। तो हम लोग तो पहले इस पे ध्यान देंगे कि कोई ढंग की अच्छी फैक्ट्री हो जाए। इसी पे मैं रिसर्च करा रहा हूँ कि हम लोग नानपारा में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या लगा। इसी पे मैं काम करा रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तथ्य के साथ आपको बताऊंगा मैं कैसे लोगों को रोजगार दूंगा। तो मैं इस प्लान में हूँ कि यहाँ पे हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमने आपको बताया कि मेरा एक प्रयास ये रहेगा कि हम लोग मजबूत होते हैं, हमारी सरकार आती है, अपने नेता के थ्रू हम लोग एक अच्छा विश्वविद्यालय नानपारा में प्लान कराएंगे कि नानपारा के आसपास के लोग जो इधर हैं, जैसे नेपाल के भी बहुत लोग पढ़ने आते हैं इंडिया में जी, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से लोग पढ़ के जाएंगे तो अपना नाम होगा। और तीसरी चीज ये है कि हम लोग नानपारा को जब भी हमारी सरकार 2027 में बनेगी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों ने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन भी कर चुका हूं कि हम लोग जब इस बार सरकार में आएंगे तो नानपारा को जिला बनवाएंगे। हाँ, ये मांग हम कई लोगों से सुने। नहीं, ये मैं दावा करता हूँ, ऑन कैमरा दावा करता हूँ कि हमारे नेता नानपारा को जिला बनाएंगे इस बार। मैं कह भी चुका हूँ 2027 में सरकार बनेगी, पहले साल ही जिला बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप नानपारा को अलग से डिस्ट्रिक्ट हाँ जरूर दिलाएंगे। एक आखिरी सवाल रखेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ऑन कैमरा आप कोई ऐसा करीबन 2 वादे कर सकते हैं जिनको आप त्वरित 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना पूरा कर सकें? अभी क्योंकि अब हम पेशे से हम लोग डॉक्टर हैं जी, तो मैं अब त्वरित का कोई ऐसा तो है नहीं कि हम वादा करके पूरा कर लें, लेकिन हम लोग अभी बता रखे हैं अपने लोगों को कि इलाज में जो हमारे विधानसभा के लोग हों, गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मैं उनका पूरा प्रयास करता हूं कि मैं निःशुल्क इलाज करता हूं, या निःशुल्क नहीं हो पा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत खर्चा लग रहा है, मान लीजिए दूसरी जगह 1 लाख रुपया लग रहा है, तो हम लोग 10,000, 12,000, 15,000 में प्रयास करते हैं कि उसका हो जाए। और यही हमारा निवेदन है विधानसभा के सभी लोगों से कि आपके आसपास जो भी गरीब लोग हो, जिनके पास पैसा ना हो, कोई समस्या दिक्कत हो, तो हम लोग से संपर्क कर रहे हैं लगातार, और करें भी। जो नहीं जानते हो लोगों को बताएं। हर जगह हमारा मोबाइल नंबर पड़ा है, बैनर पोस्टर पे लोग मोबाइल नंबर नहीं डलाते, मैं डलवाता हूं, बिकॉज लोग जब तक जानेंगे नहीं, संपर्क नहीं करेंगे, आपसे क्या सेवा ले सकते हैं। और क्या? तो मैं ये वादा करता हूं कि जो भी लोग हो, मैं जिस स्थिति में हूं, मैं पूरी मदद करूंगा और कर रहा हूं। एक डॉक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जी? पैसा या मरीज? मरीज। पैसा नहीं इंपॉर्टेंट होता। मरीज आपके पास आया तो पहला काम है आपको उसकी जान बचाना है जी। पैसे से कल को पैसा ले आएगा, आप उसकी जान वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जान उसकी बच गई तो पैसा वो कहीं से भी लाके आपको दे देगा। तो हमारे लिए सबसे पहले उसकी जान है, तो हम जान उसकी बचाएंगे सबसे पहले। अच्छा, चुनाव जातीय समीकरण से जीता जाता है या फिर विकास के नाम पर? देखिए, जातीय समीकरण होता है, उसको कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में या भारत की राजनीति में नकारा नहीं जा सकता है।
लेकिन जातीय राजनीति के आंकड़े के साथ साथ में आपका व्यक्तित्व, जो हमने अभी तक राजनीति में जितने दिनों में सीखा है, जी, जो कि लगातार मैं लगभग 2.5-3 सालों से विधानसभा में ही लगातार ही चलता हूँ, जी, आपका राजनीति में नेचर और व्यवहार जो होता है, व्यवहार आपका राजनीति में बहुत मायने रखता है। आपका कितना अच्छा व्यवहार है, तो हम लोग, आप चलते रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, हम लोगों का ऐसा व्यवहार है कि शायद ही व्यवहार की वजह से ही आज हम लोगों का इतना नाम लिए और इतना लोग जुड़े हुए हैं, सम्मान करते हैं। तो ऊपर वाले को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस लायक बनाया है हम लोगों को। और व्यवहार के मामले में मुझे नहीं लगता कि एक बार मुझसे जो मिल लेता है वो जाके मेरे बारे में कोई ऐसी बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।